आज की जो शीट है द जिग्स अप, इस इडियम का मीनिंग होता है कि वी नो योर सीक्रेट। भाई हम आपका सीक्रेट जानते हैं कि आप कैसे काम करते हो। इस इडियम का मतलब होता है वी नो योर सीक्रेट। इस शीट का आज ये टाइटल क्यों रखा, क्योंकि बच्चों जो आज की स्टोरी थी ना, उसके अंदर ग्रामर की कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक बार हमारे एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। तो आ जाओ। सबसे फर्स्ट एरर क्या कहता है, इंडिया इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन इट्स हिस्ट्री विद ओवर 2 lakhs people vaccinated across the country in 3,350 सेशंस ऑन दी फर्स्ट डे। तो देखो एक बार इस सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें थी बताने को, तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मुझे दिखा इट्स। हम जानते हैं हमने इट्स और देयर की एक शीट की थी, तो इट्स आया इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया सिंगुलर चीज़ थी। एक चीज़ तो मैं यहाँ से सीखा, एक मैं दूसरी चीज़ यहाँ से इस सेंटेंस से और सीख कर जाऊँगा आज, कि जो फर्स्ट होता है ना बच्चों, ये एक एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में भी ये कैसा एडजेक्टिव होता है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। देखो एडजेक्टिव की बहुत सारी टाइप होती है, लेकिन दो तरह से हम नंबर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब नंबर में एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है बच्चों ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। एक क्या होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव। अब ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कोई मैथ का बच्चा हो तो हमने मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी जहाँ फर्स्ट दिख जाए, सेकंड दिख जाए या आपको थर्ड दिख जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑर्डिनल कहते हैं। कौन से हो गए ऑर्डिनल बच्चों, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, या फिर आपका थर्ड हो गया। ये एक ऑर्डर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक ऑर्डर, एक पोजीशन को ही तो रिप्रेजेंट करें। हम कहते नहीं है ये फर्स्ट आया बच्चा, ये सेकंड आया, ये थर्ड है, यानी ये एक ऑर्डर, ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, कार्डिनल एडजेक्टिव एक नंबर, एक गिनती को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बोल दूं 1 बॉय, मैं बोल दूं 2 बॉयज़, मैं कह सकता हूँ 3 पेंसिल्स, यानी ये एक काउंटिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल लगता है, यानी इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल लगाओ। यानी मैं कह सकता हूँ जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव देखा तो उसके सामने दा लगा दो। ये दो चीज़ें इस एक सेंटेंस ने सिखाई, ये भी और ये भी। इस तरह चीज़ों को रिलेट करो तभी जाके और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है। देखो वैक्सीनेशन तो पता ही आपको दवाई होता है। यहाँ जो एरर दिखा वो एरर दिखा 2 lakhs। देखो 2 एक काउंटिंग थी और लैक भी एक काउंटिंग थी, लेकिन 2 कैसा था, 2 एक डेफिनेट था। और हमने क्लासेस में बहुत बार सीखा है डेफिनेट काउंटिंग कभी भी प्लूरल नहीं होती। तो यहाँ 2 lakhs नहीं, यहाँ आना था बच्चों 2 lakh, या मैं बोल दू सकता हूँ 5 lakhs। 5 lakhs गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये एक डेफिनेट काउंटिंग है। इसीलिए डेफिनेट काउंटिंग कभी भी प्लूरल नहीं होती। और अगर इनडेफिनेट काउंटिंग हो तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों लैक्स ऑफ पीपल। अब देखो जो लैक्स था ना, काउंटिंग तो अभी भी था, लेकिन अब उसके सामने नंबर नहीं है, ये इनडेफिनेट था, इसीलिए मैंने प्लूरल बना दिया। मैंने कह दिया लाखों लोग आए थे। या किसी और एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको, वो थी हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, कि भाई कोई बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हज़ारों की संख्या में किताबें हैं। अब ये यहाँ हंड्रेड्स भी काउंटिंग थी, लेकिन इनडेफिनेट काउंटिंग थी, इसीलिए इसका प्लूरल बनाया जा सकता था इसके पीछे एस लगा के। लेकिन यहाँ तो 2 lakhs एक डेफिनेट काउंटिंग थी, और डेफिनेट काउंटिंग का प्लूरल नहीं होता, तो इस लैक्स को हटा के सिर्फ लैक रखता। ये था फर्स्ट सेंटेंस में एरर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, Covishield manufactured at the Serum Institute of India was available in all states, whereas only 12 states had vaccination sites where Bharat Biotech's Covaxin was administered। देखो एडमिनिस्टर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का बंदोबस्त कर दिया। हम कहते भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन विंग में जाओ, आप किस चीज़ का बंदोबस्त करना है, प्रशासन करना, ये इसका मतलब होता है। यहाँ एक चीज़ सीखने वाली मिली, कोविशील्ड। ये वर्ड अभी अभी नया नया बना है, इसी साल ये वर्ड बना। देखो कैसे बना, एक तो था कोविड और एक थी शील्ड। बार बार कोई ऐसे लिखता कोविड शील्ड, वो बहुत बड़ा लिखा जाता है, इसलिए इन्होंने एक नया ही वर्ड बना लिया। क्या बना लिया, कोविशील्ड। एक कंपाउंड नाउन को मर्ज करके एक नया नाउन बना दिया, हो सकता है ऐसा, कोई इशू नहीं है। जहाँ एरर दिखा 12 स्टेट का, देखो हमने सीखा 12 स्टेट नहीं, 12 स्टेट्स।
12 बॉय या 12 बॉयज़, 12 बॉयज़, 12 पेंसिल्स, 12 नोटबुक्स, 12 मोबाइल्स, यानी प्लूरल काउंटिंग थी तो इसके बाद प्लूरल बना दिया मैंने, नाउन भी प्लूरल लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आता है इन द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ वैक्सीन्स। देखो ट्रेंच होता है बच्चों किसी चीज़ की डिवीज़न, ए डिवीज़न ऑफ समथिंग। भाई ये कह रहा है जो वैक्सीन की पहली खाप आएगी ना, ए डिवीज़न ऑफ समथिंग, जो वैक्सीन की पहली खाप आएगी ना बच्चों, उसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ वैक्सीन्स देर आर 11 मिलियन डोजेज। देखो सीखने वाली बात, यहाँ भी आपने देखा कि ये जो फर्स्ट था ये एक ऑर्डर बता रहा था, कौन सी वाली दवाई की खुराक आएगी, पहली वाली, यानी फर्स्ट एक ऑर्डर बता रहा था। ऑर्डिनल एडजेक्टिव था, ऑर्डिनल एडजेक्टिव था तो इसने अपने सामने दा लिया। इस तरह से सारे रूल्स को रिवाइज किया करो, तभी तो एक सेंटेंस करने से सारे रूल्स निकल आएंगे। देर आर 11 मिलियन डोजेज। अब मुझे फिर दिखा 11 मिलियन, 11 भी काउंटिंग थी, मिलियन भी काउंटिंग थी, और 11 एक डेफिनेट काउंटिंग थी, इसीलिए इसके पीछे एस नहीं लगा, इसीलिए इसके पीछे एस नहीं लगाया। हो गया एक और रूल रिवाइज। इसके अलावा देख लो 5.5 मिलियन, ये भी एक डेफिनेट काउंटिंग थी और मिलियन भी एक काउंटिंग थी, डेफिनेट काउंटिंग थी, इसलिए इसके पीछे भी एस बच्चों इसने नहीं लगाया। 5.5 मिलियन, यहाँ एक सेंटेंस से दो रूल रिवाइज हो गए। और अभी देखते हैं इसके अंदर कुछ एरर भी होगा। मिलियन ऑफ कोवैक्सीन दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स एंड म्युनिसिपल वर्कर्स इन द कम डेज। दिख गया एरर मुझे। द एक आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए था, डेज एक नाउन था, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था। एडजेक्टिव क्या बनता बच्चों, V1 प्लस ING करके मैं इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देता, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर देता। कम तो एक वर्ब होती है, कम तो एक वर्ब होती है, कम केम कम ये एक वर्ब थी, लेकिन मुझे एडजेक्टिव चाहिए था इस डेज के लिए, इसीलिए मैंने इसकी V1 प्लस ING बनाई और इसे पार्टिसिपल की तरह बिहेव करवा के एडजेक्टिव बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस को अभी अभी करके हटे हैं बच्चों। फर्स्ट देखते ही ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द आना था, तो यहाँ क्या आना था, द फर्स्ट डे। देखो पढ़ते ही एरर मिला, लेकिन अभी भी सेंटेंस को पूरा पढ़ा करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीन प्रोग्राम, the first day of the vaccine program inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi included ceremonial inoculation across the country। दो वर्ड देखने को मिले, दो वर्ड मुझे देखने को मिले बच्चों, दो वर्ड देखने को मिले। एक वर्ड मुझे देखने को मिला इनॉग्यूरेटेड। इसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का उद्घाटन करना या किसी चीज़ की स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग या बिगनिंग। उद्घाटन करना भी होता है और बिगनिंग भी होती है। यहाँ क्या कह रहा है कि जो कोविशील्ड की वैक्सीन है उसकी स्टार्टिंग हुई, यानी यहाँ उसकी बिगनिंग हुई। सेकंड वर्ड मुझे यहीं से सीखने को मिला, एरर तो हमने देख ही लिया था, इनोक्यूलेशन। क्या मिला बच्चों, इनोक्यूलेशन। क्या मिला मुझे बच्चों, इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन वर्ड मुझे मिला। इस इनोक्यूलेशन का मतलब होता है इंजेक्शन लगाना, टू इंजेक्ट, यानी टिक्का लगाना, टीकाकरण। इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, इस वर्ड को याद करेंगे लिंक वर्ड से। ये कहते हैं इनोक्यूलेशन। देखो हमने सीखा है, क्या हमने सीखा है बच्चों, इनोक्यूलेशन। देखो इस वर्ड को याद करने की ट्रिक सिखा देता हूँ मैं लिंक वर्ड से। इनोक्यूलेशन, देखो किसी को एसिडिटी हो गई तो वो इनो लेता है, ये कह रहा है इनो, कि भाई इनो। अगली लाइन में कह रहे हैं क्यों लेना है, क्यूलेशन, क्यू का मतलब क्यों और लेशन मतलब लेना, ये कह रहे हैं इनो क्यों लेना है भाई, सीधा सीधा टिक्का लगवाया, इंजेक्शन लगवा ले, टू इंजेक्ट। इस तरीके से मैंने याद किया था जब मैं तैयारी करता था। आप भी ऐसे कर सकते हो लिंक करके चीज़ों को। और इसी इनोक्यूलेशन के लिए मेरे पास एक और इडियम या एक फ्रेज़ आता है जो बहुत बार एग्जाम में यूज़ होता है, ए शॉट इन द आर्म। ए शॉट इन द आर्म, इसका मतलब भी होता है बच्चों इंजेक्शन लगाना। अब ये इंजेक्शन दो तरीके से लग सकता है, भाई किसी बीमार को टीका लगा दिया, या कोई बंदा था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो थोड़ा लो फील कर रहा था, उसे आपने एनकरेज कर दिया, किसी को एनकरेजमेंट दे दी। टू एनकरेज समवन भी होता है, और टू इंजेक्ट इंजेक्शन या कोई मेडिसिन, ये रहता है। एक रूल इसी सेंटेंस से और रिवाइज हो सकता था। मुझे पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर के साथ दा लगता है, लेकिन यहाँ नाम दिया था तो प्रॉपर नाउन बना, इसीलिए दा आर्टिकल को इसने नहीं लगाया। देखो एक सेंटेंस से कितने सारे रूल रिवाइज हुए। इसमें करेक्शन क्या थी, द फर्स्ट डे आना था। ठीक इसी तरह से हमें तैयारी करनी है, एक सेंटेंस से सारे रूल्स रिवाइज करेंगे तभी जाके चीज़ें दिमाग में सेट हो पाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार देख लो। It is significant that India has not lagged behind
any country in ensuring that frontline personnel stand to get vaccinated। देखो इसके अंदर एरर सिंपल सा दिखा, इसके अंदर एरर दिखा एनी कंट्री में, एनी कंट्री नहीं, यहाँ आना था बच्चों एनी अदर कंट्री, क्योंकि इंडिया खुद भी एक कंट्री ही तो थी, हमने क्लासेस में किया था, इंडिया खुद भी एक कंट्री थी, इसीलिए यहाँ एनी अदर कंट्री आना था। तो चलो एक बारी इस एनी और एनी अदर पर हम एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनी और एक होता है एनी अदर। एक होता है बच्चों एनी और एक होता है एनी अदर। आपको पता है ये भी किसी नाउन के लिए आता है और ये भी किसी नाउन के लिए आता है, लेकिन आप एक चीज़ देखना, जिस नाउन के लिए ये आए अगर वो नाउन किसी कैटेगरी में हो तो एनी अदर लगाएंगे, अदरवाइज एनी लगाएंगे। मैं मेरी बात को कुछ एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ। बच्चों सीखो, इस चीज़ को सीखो। मैं कहता हूँ टीचर, अब यहाँ सेंटेंस लिखा नहीं जाएगा पूरा, टीचर हैड नॉट हेल्प्ड, टीचर हैड नॉट हेल्प्ड एनी स्टूडेंट। टीचर ने भाई किसी भी बच्चे की मदद नहीं की। अब देखो ये एनी किसके लिए आया, टीचर हैड नॉट हेल्प्ड एनी स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो टीचर थी क्या ये स्टूडेंट थी? ये स्टूडेंट नहीं थी, यानी ये टीचर इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती थी, इसीलिए इसने एनी लगाया। एनी अदर यहाँ आता तो गलत होता, टीचर हैड नॉट हेल्प्ड एनी स्टूडेंट, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके था, क्योंकि टीचर इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती और नहीं करती तो एनी लगा दो। लेकिन अब मान लो वो इसी कैटेगरी से कोई और बिलोंग करता है, तब सेंटेंस कैसे बनता? अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। नेहा, अब ना नेहा एक स्टूडेंट है, अब मैं आपसे कहता हूँ नेहा, इस सेंटेंस में नेहा एक स्टूडेंट है, नेहा हैड नॉट हेल्प्ड एनी स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस गलत था, क्योंकि भाई नेहा भी एक स्टूडेंट है और ये नेहा इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो अब यहाँ एनी नहीं, अब यहाँ आना था एनी अदर स्टूडेंट। ये सेंटेंस कब गलत है? जब नेहा एक खुद स्टूडेंट है। अगर नेहा टीचर है तब भी ये सेंटेंस ओके हो जाता भाई। पहले सेंटेंस में टीचर हैड नॉट हेल्प एनी स्टूडेंट था, अब मैंने नाम लिख दिया नेहा हैड नॉट हेल्प एनी स्टूडेंट। शायद नेहा टीचर हो, लेकिन मैं कहता हूँ नेहा स्टूडेंट है, और नेहा स्टूडेंट है तो नेहा इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, और जब नेहा इसी कैटेगरी सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है तो फिर एनी अदर आता है, एनी नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा और काम कर लेंगे, कुछ और एरर्स इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है It is only a year since the first reports of the novel coronavirus pandemic approaching India surfaced। surfaced का मतलब हो गया बच्चों उजागर होना, कोई चीज़ उजागर हुई है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, ये बिल्कुल ओके था। कुछ बच्चों को शायद डाउट आया होगा कि फर्स्ट रिपोर्ट नहीं फर्स्ट रिपोर्ट्स होना था, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल ओके था। क्यों ओके था? मेरी बात सुनो। यहाँ फर्स्ट रिपोर्ट्स का मतलब था बच्चों फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग समथिंग, कोई चीज़ पहली बार नज़र में आ रही है। कैसे? समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। भाई यहाँ से एक बीमारी की केस आया इस डिपार्टमेंट में, यहाँ लोगों ने कहा जी एक बीमारी हो रही है, इस शहर से इन्फॉर्मेशन आई, इस शहर से भी आ गई, यहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन। अब इसने यहाँ बैठे बंदे ने सोचा क्या रिपोर्ट आ रही है, तो एक कोरोना वायरस नाम की चीज़ आ रही है, यानी फर्स्ट रिपोर्ट्स, सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर ना रिपोर्ट एक नाउन था बच्चों, यानी पहली बार इस तरह की रिपोर्ट्स आई। ये मत देखना कि इस फर्स्ट को देख के यहाँ रिपोर्ट लगा दोगे, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके था भाई। फर्स्ट रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड समथिंग, फर्स्ट टाइम बहुत सारे केसेस आ गए कोरोना के, इसलिए इसने यहाँ फर्स्ट रिपोर्ट्स लगाया। सेंटेंस बिल्कुल ओके था, कोई भी एरर नहीं था। फर्स्ट रिपोर्ट्स का मतलब था बच्चों एक दिल्ली से रिपोर्ट आई, एक पंजाब से रिपोर्ट आ रही है, एक हरियाणा से रिपोर्ट आई, एक महाराष्ट्र से आई। फर्स्ट टाइम इस बंदे को पहली बार यहाँ ऐसी रिपोर्ट्स आई, किस चीज़ की आई कि भाई कोई कोरोना वायरस नाम की चीज़ है, इसीलिए यहाँ फर्स्ट टाइम फर्स्ट रिपोर्ट्स लगाया। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, कोई एरर नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ। The optimism of day one has almost no bearing on the days that lie ahead। ओके था सेंटेंस बिल्कुल। देखो डेज दैट दिखा, दैट के बाद वर्ब लगती है पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, पहले वाला नाउन प्लूरल था तो लाई भी प्लूरल था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ एक वर्ड सीखने को मिला ऑप्टिमिज्म। देखो दो तरीके के वर्ड्स होते हैं,
दो तरह के पर्सन होते हैं, एक्चुअली वर्ड्स भी तो होते ही हैं, दो तरह के पर्सन होते हैं। चीज़ों को ना रिलेट करो, रिलेट करेंगे जब भी चीज़ें याद होंगी। एक चीज़ को याद करोगे तो वो चीज़ भी याद नहीं रहेगी, और रिलेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। देखो, इस ओप्ट वर्ड से ही तो कोई और चीज़ बनती है, इस ओप्ट वर्ड से ही तो बनता है ऑप्टिक्स। साइंस की एक ब्रांच होती है ना बच्चों, ऑप्टिक्स, यहीं से बनता है। जो चश्मे बनाता है ऑप्टोमेट्रिशियंस, भाई इस ऑप्टिक्स का मतलब था, इस ऑप्टिक्स का मतलब था कोई लाइट, लाइट यानी रोशनी, यानी कोई आशा। तो इस ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कोई उम्मीद, एक पॉजिटिविटी। इसी से दो वर्ड बने, इससे एक वर्ड बना ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो आशा, भाई ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है, आईएसटी जिसके पीछे हो वो पर्सन होता है। साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, आर्टिस्ट, ये एक नाउन था। इस ऑप्टिमिस्ट का मतलब था इस बंदे को हर जगह लाइट दिखती है, यानी ये बहुत पॉजिटिव है, होपफुल पर्सन है ये लाइफ के प्रति। एक वर्ड सीख गए आज ऑप्टिमिस्ट, यहीं से इसी का एंटोनिम और सीख लो साथ साथ, पेसिमिस्ट। भाई ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी और पेसिमिस्ट होता है बच्चों निराशावादी। याद करने की बात आई तो मैंने कैसे याद किया, मैंने याद करा पेसिमिस्ट। भाई इसके पास ना, पैसी से मुझे लगा पैसे, इसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए ये बंदा निराश रहता है, ज़िंदगी से हताश रहता है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। और सेंटेंस का मीनिंग क्या था, सेंटेंस का मीनिंग था बच्चों द ऑप्टिमिज्म ऑफ द डे, यानी दिन की जो सबसे बड़ी उम्मीद, जो पॉजिटिविटी होती है वो ये है, वन हैज़ ऑलमोस्ट नो बियरिंग्स ऑन द डेज दैट लाई अहेड, यानी किसी का आने वाले दिनों पर कंट्रोल नहीं है। जो भी आने वाले डेज है, द डेज दैट लाई अहेड, वो भगवान देखेंगे। ऑलमोस्ट नो बियरिंग, हमारी उनके ऊपर कोई बियरिंग नहीं है, तो भगवान के भरोसे चलते रहो जैसे भगवान चला रहा है हमें। नेक्स्ट सेंटेंस आता है बच्चों, इंडियाज इमीडिएट प्लान एज हैज़ बीन अनाउंस्ड इज टू इनोकुलेट 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर लेटर लेटर 27 करोड़ ऑफ टू दोज मोस्ट वल्नरेबल टू द डिसीज बाय जुलाई। ये सेंटेंस जो था, मुझे इसमें कोई भी एरर नज़र नहीं आया, लेकिन इसके अंदर कुछ सीखने वाली चीज़ ज़रूर आई। एक वर्ड इसके अंदर आया वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है जी कमज़ोर, जो थोड़ा सा वीक हो। एबल टू बी अफेक्टेड या इन्फ्लेक्टेड विद द डिसीज़। भाई एबल टू बी अफेक्टेड, एबल टू बी अफेक्टेड, जो जल्दी से प्रभावित हो जाए। अब कोई ज़रूरी नहीं है वो बीमारी से प्रभावित हो, कोई बात से भी निराश हो जाता है, वो होता है वल्नरेबल, एक कमज़ोर व्यक्तित्व की छवि। एक और वर्ड सीखने को मिला लेटर। देखो लेटर भी ये दो तरह के होते हैं जिस पे एग्जाम में एरर आता है, इसके ऊपर भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे अभी। लेटर और ये वाला लेटर, ये वाला लेटर तो टाइम को डिनोट करता है कि बाद में, और ये वाला लेटर पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे मैं बोल दूं पहले प्रेसिडेंट आए और फिर आपके प्राइम मिनिस्टर आए, तो उस टाइम में टाइम नहीं है, एक पोजीशन है कि सबसे पहले कौन आया वहाँ पर, प्रेसिडेंट आए, उसके बाद उनके पीछे पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए। तो उस टाइम पे ये वाला लेटर आया, पोजीशन को डिनोट करवानी थी। और टाइम की बात तो हम कई बार बोल भी देते हैं बच्चों, आई विल कॉल यू लेटर, भाई बाद में करूँ, आई विल कॉल यू लेटर हम बोलते हैं, भाई तुझे बाद में कॉल करूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले किसी और को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ एक मैं टाइम दिखा रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद करूंगा यार, तो वो टाइम को डिनोट करता है। तो ये थे मेरे कुछ एरर्स। और इसमें एक और चीज़ सीखने को आज आपने रिवाइज कर ली, 3 एक डेफिनेट काउंटिंग थी और करोड़ लगाया, इसने पीछे एस नहीं लगाया। तो ये थे एरर जिनको हमने जल्दी से निपटा लिया है। अभी हमें हमारी स्टोरी भी पढ़नी है, स्टोरी के बाद कुछ इडियम्स को भी देखेंगे, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में सब कुछ पूछेगा आपसे, तो सब कुछ पता होना चाहिए। जल्दी से एक बार स्टोरी देख लो। ये क्लोज टेस्ट नहीं है, ये एक स्टोरी है। क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी होती है, वो कैप भी होती है, और कुछ इडियम फ्रेजेस भी होते हैं, और साथ में सेंस की भी ज़रूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें नहीं है हमारे पास, तो क्लोज टेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अभी सीख रहे हैं, इसीलिए मैं स्टोरीज़ के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम थोड़ी सेंस बनानी सीख जाएं, थोड़ी ग्रामर सीख जाएं, उसके बाद क्लोज टेस्ट पर भी काम कर लेंगे। आ जाओ एक बार सेंटेंस को, इसको स्टोरी को पढ़ते हैं फटाफट, फिर इडियम्स को देखेंगे। द फुलिश डोंकी। और जब भी ऐसे फिलर्स दिख जाएं आपको या क्लोज टेस्ट दिखे, तो ऑप्शंस नहीं पढ़ने होते, सबसे पहले उस पैसेज को ही पढ़ो, एक सेंस डेवलप करने की कोशिश करो, उसके बाद ऑप्शंस पर आओ। तो स्टोरी कहती है बच्चों, A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to dash every day
On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey dash tumbled down the stream, and the salt bag also dashed into the water. The salt dissolved dashed the water, and hence the bag became very light to carry. The donkey was happy. Then the donkey started dash the same trick every day. The salt seller came to understand the trick and decided to dash a lesson to it. भाई यहाँ तक की कहानी सुनो। ये क्या कहता है, एक नमक बेचने वाला व्यक्ति था जो नमक के बैग को अपने गधे के ऊपर लेकर जाता था बाजार में, या कहीं, भाई बाजार में मेरे मुंह से ही निकल गया, नमक बेचने कहाँ जाता होगा, बाजार में ही जाता होगा। तो ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस स्ट्रीम, रास्ते में एक नदी टाइप को, एक झरने को पार करना होता था। एक दिन क्या हुआ, द डोंकी टम्बल डाउन, डोंकी गिर गया। देखो टम्बल डाउन एक वर्ड यहाँ से सीखने को मिली, एक वर्ब, इसके पीछे ईडी था, ये एक वर्ब थी जिसके पीछे ईडी, भाई प्ले, प्लेड, जिनके पीछे ईडी लग जाता है वो ज़्यादातर केसेस में वर्ब होती है। ऐसे वर्ब की आइडेंटिफिकेशन कर लो। अब टम्बल डाउन, इस वर्ब का क्या मतलब होता है, ये खुद ही कह रहा है। ये कह रहा है टम्बल, मुझे इसके अंदर दिखा एक लिंक वर्ड, मैं इसको लिंक करके याद करता हूँ। देखो टम्बल्ड मैं दिखाता हूँ एक बारी। टम्बल्ड डाउन कहाँ गया, कहाँ है टम्बल, टम्बल ये रहा टम्बल। देखो तुम, ये कह रहे तुम बल, भाई तुम्हारे अंदर ना बल नहीं है, और तुम्हारे अंदर बल नहीं है इसीलिए तुम गिर जाते हो। इस टम्बल्ड का मतलब ही होता है गिर जाना या फिर लुढ़क जाना। जब कोई चीज़ लुढ़कती हुई गिरे उस सेंस में टम्बल्ड वर्ड का यूज़ होता है। लिंक कैसे करोगे, खुद ही कह रहा है तुम, यहाँ अंदर मुझे दिख ही रहा है तुम, भाई तुम्हारे अंदर बल नहीं है इसलिए तुम गिर जाते हो, ऐसे लिंक कर लो। तो वो क्या हुआ, वो गधा एक दिन टम्बल डाउन हो गया, लुढ़क गया और गिर गया। तो उसके कमर पर जो बैग बंधे हुए थे, एंड द सोल्ट बैग ऑल्सो डैश इन दी वाटर, वो भी नमक में गिर गए। नमक में वो भी पानी में गिर गए। पानी में गिरने से क्या हुआ, वो नमक डिजोल्व हो गया और जो बैग था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया, वेरी लाइट टू कैरी। डोंकी वाज हैप्पी, वही गधा खुश हो गया कि आज तो कम सामान उठाना पड़ेगा। डोंकी, अब उस डोंकी ने क्या किया, स्टार्टेड द सेम ट्रिक एवरी डे, अब वो हर रोज ही ये काम करने लगा। द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, अब सॉल्ट सेलर उसकी चालाकी समझ गया और उसने एक डिसीजन लिया कि इसको मज़ा चखाते हैं। उसने क्या किया, द नेक्स्ट डे ही लोडेड ए कॉटन बैग, अगले दिन उसने क्या किया, एक कॉटन का बैग उसकी पीठ पे रख दिया डोंकी के ऊपर। अगेन प्लेड द सेम ट्रिक होपिंग दैट द कॉटन बैग वुड बी स्टिल बिकम लाइटर, उस गधे ने फिर से वही काम किया। उसने सोचा भाई नमक का ही बैग है और ये ना, उसको इतनी तो सेंस थी नहीं, उसने सोचा भाई पानी में डाल दे ये भी हल्का हो जाएगा, लेकिन कॉटन जो थी पानी में जाते ही भारी हो गई, बैग और ज़्यादा भारी हो गया, हैवी टू कैरी, और डोंकी को परेशानी हुई। इट लर्न ए लेसन, फिर से मेरे मुंह से ही निकल गया, इट लर्न ए लेसन, उसे एक लेसन सीखने को मिला। इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे एंड द सेलर वाज हैप्पी, उस दिन के बाद उस बंदे ने, उस गधे ने दोबारा ये काम नहीं किया और सेलर खुश था। देखो फटाफट इसको देखते हैं। एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, एनिमल्स के लिए ज़्यादातर इट यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या हम लोग इट ही यूज़ करते हैं, लेकिन देखो इट दिखा दिया इसने कि भाई इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक, उसने ये ट्रिक दोबारा नहीं की। एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है, ए लेसन टू इट, यहाँ भी देखो इट मुझे दिख रहा था एनिमल के लिए, लेकिन कई बार एनिमल के लिए ही या शी भी यूज़ हो जाता है। जैसे शी भी यूज़ कर देते हैं हम काऊ के लिए, काऊ इज़ आवर मदर, शी हैज़ 4 legs, शी हैज़ 4 legs भी और इट हैज़ 4 legs भी। तो कैसे बच्चों, ये ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है। जब ऑथर उसको शी से डेजिग्नेट कर रहा है तो ऑथर उसे एक मदर से कंपेयर कर रहा है, उसको पर्सोनीफाई कर रहा है, इस चीज़ को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ऑथर की सेंस पकड़ो, अगर ऑथर शी यूज़ कर रहा है तो भाई वही लगाओ, और अगर वो इट यूज़ कर रहा है तो वहाँ इट लगाओ। तो दोनों चीज़ें चलती है, लेकिन हमें जब बोलना है पहली बार हम कुछ कहेंगे तो इट लगा देना, और ऑथर अगर शी या ही बोलता आ रहा है तो जो वर्ड वो यूज़ कर रहा है उसी वर्ड को लगा लो, फिर उसे ये मत कहो कि अब इट लगा। वो जिस सेंस में कर रहा है वो पर्सोनीफाई कर रहा है, कोई इशू नहीं, उसे करने दो, ये रहता है। तो एक बारी इसको फटाफट, स्टोरी आपको समझ आ गई, अब हम फटाफट इसके फिलर्स देखते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस कहता है, ए सॉल्ट सेलर यूज टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डोंकी टू डैश एवरी डे। अब वो कहाँ जाता होगा, एक बार इसके ऑप्शंस देखो, टू डैश एवरी डे, इसके ऑप्शंस कहता है मार्केट, द मार्केट, होम या फिर नॉट रिक्वायर्ड। वो कहाँ जाता होगा बच्चों, थोड़ी सी सेंस डेवलप करा करो। एक मिनट, कहाँ गया वो, हाँ वो कहाँ जाता होगा बच्चों, वो होम तो जाता ही नहीं होगा, भाई नमक बेचने जा रहा है तो होम करेगा क्या जाके, और नॉट रिक्वायर्ड भी नहीं आ सकता था, कोई ना कोई वर्ड तो चाहिए ही चाहिए था। क्यों चाहिए था, सीख लो। टू था, टू था, और टू के बाद या तो प्रेपोजिशन थी, तो या तो कोई वर्ब चाहिए थी V1 फॉर्म में, या इस प्रेपोजिशन को कोई ना कोई नाउन चाहिए था, यानी कुछ ना कुछ तो चाहिए था।
टू एवरीडे तो कोई सेंस ही नहीं देता था, तो मुझे कुछ चाहिए था, तो यहाँ क्या आया मेरे पास ऑप्शन बचा मार्केट या द मार्केट। अब देखो मेरी बात सुनना बच्चों, मार्केट और द मार्केट, ये जो मार्केट होता है ना ये बहुत मज़ेदार तरीके से काम करता है। ये जो मार्केट होता है बच्चों ये दो तरीक़ों से काम करता है। एक तो ये कभी कभी वर्ब बन जाता है, जब ये वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है मार्केटिंग। भाई किसी चीज़ की मार्केटिंग के लिए आप जा रहे हो, उस चीज़ को कहते हैं भाई मार्केटिंग की। आप किसी चीज़ की मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, हम कहते हैं भी यार मार्केटिंग के लिए टीम रखी है, तो किसी चीज़ को फेमस करना है उस सेंस में आए तो ये वर्ब की तरह काम करता है। और दूसरा भाई जब ये नाउन की तरह काम करता है, यही मार्केट बच्चों जब नाउन की तरह काम करता है तो ये किस तरीके से काम करता है, ये बाज़ार है, ए प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोग जाते हैं। हम भी कहते हैं हम बाजार जा रहे हैं, तो अब आपको ये सेंस निकालनी थी कि ये करता क्या है, ये मार्केट को किस सेंस में यूज़ कर सकता है, ये उसके वर्ब की तरह लगाएगा या ये उसको नाउन की तरह लगाएगा। तो बच्चों एक चीज़ सीखो, अगर मैं यहाँ टू मार्केट लगा देता ना तो इसका मतलब होता कि ये मार्केट जाता है किस लिए, अपने गधे को मार्केटिंग करने के लिए, कि भाई देखो मेरे पास तो एक गधा है। ये गधे की मार्केटिंग के लिए नहीं जाता, ये तो सॉल्ट बेचने जाता है। सॉल्ट बेचने कहाँ जाएगा, सॉल्ट बेचने किसी प्लेस पर जाएगा, इसीलिए यहाँ मार्केट नाउन चाहिए था। और नाउन चाहिए था तो मैंने यहाँ क्या लगाया, मैंने लगाया दी मार्केट। मैंने क्या लगाया, मैंने यहाँ लगाया द मार्केट। द मार्केट से एक सेंस और डेवलप कर ली। भाई जब कोई चीज़ के लिए जाता है ना तो द कैसे लगता है, अगर मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ आई गो टू टेम्पल, ये सेंटेंस भी यूँ तो ओके था, और आई गो टू दी टेम्पल। अब देखो एक बार मैंने दा लगाया एक बार नहीं लगाया। जब मैंने दा लगाया ना तो मैंने एक डेफिनेट कर दिया, दा तो एक डेफिनेट आर्टिकल था, मैंने बता दिया कि मैं टेंपल जाता हूँ, तो यहाँ थोड़ी सेंस मिली कि मैं पूजा करने के लिए टेंपल जाता हूँ। भाई जिस चीज़ के लिए वो बनी है उसी चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ। आई गो टू द टेम्पल, यहाँ से मुझे सेंस मिली कि मैं पूजा करने के लिए टेम्पल जाता हूँ। और अगर मैं सीधा ही कह दूँ आई गो टू टेम्पल, तो अब क्या है बच्चों, अब मैं मंदिर तो जा रहा हूँ लेकिन ये नहीं पता मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, किसी को कोई सामान देने जा रहा हूँ, बस मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये सेंस मिलती है। तो यहाँ मुझे ऐसी सेंस देनी थी कि भाई वो सॉल्ट सेलर था तो वो मार्केट क्यों जाएगा, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने ही तो जाएगा, इसीलिए मैंने दा लगा के आर्टिकल को फिक्स किया। देखो थी ना बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर नहीं पता होते तो नहीं एलिमिनेट कर पाते आप। नेक्स्ट पढ़ो फिलर को। वन डे द डोंकी डैश टम्बल्ड डाउन द स्ट्रीम, वन डे द डोंकी डैश टम्बल्ड डाउन। अब देखो इसके ऑप्शन देखते हैं, सडन, रेगुलरली, सडनली या रेगुलरली। भाई रेगुलरली को तो मैंने यूं ही काट दिया था क्योंकि वन डे आ गया ना तो मैं वो चीज़ रोज़ थोड़ी करता हूँ, कह रहा है एक दिन। वन डे आई मेट माई फ्रेंड सडनली, मुझे एक दिन अचानक ही मेरा दोस्त मिल गया, बोल दूँ वन डे सडनली आई मेट माई ब्रदर, मेरा भाई मुझे अचानक मिल गया, यानी वन डे आ गया तो वो चीज़ एक बार हुई, और एक बार हुई तो उस चीज़ को सडन की सेंस देना चाहता है। तो रेगुलरली और रेगुलर तो वैसे ही कट गया था। मेरे पास ऑप्शंस बचते बच्चों, या तो सडन या सडनली। इन दोनों को कैसे एलिमिनेट करता, मुझे दिखा ये सडन तो एक एडजेक्टिव था, मैं बोल दूँ सडन प्रोग्रेस, मैं बोल दूँ सडन एक्सीडेंट, भाई ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता और ये एडवर्ब की तरह काम कर जाता क्योंकि इसके पीछे एल वाई लगा था। और यहाँ किसके लिए चाहिए था, अब ये देखो किसके लिए चाहिए, मुझे चाहिए टम्बल डाउन के लिए, मुझे चाहिए टम्बल डाउन के लिए, यानी टम्बल डाउन तो एक वर्ब है, अब ये भी सीखिए। और वर्ब को क्वालिफाई बच्चों एडवर्ब करती है, एडवर्ब करती है, तो यहाँ मैं लगा देता सडनली। मुझे पता था आप मेरा इतना समझाए के बावजूद भी आपने सडनली ही लगाया होगा, लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इन ऑप्शंस को क्यों एलिमिनेट किया। इनको एलिमिनेट करना सीखोगे तभी तो ग्रामर पर पकड़ बनेगी, तभी तो चीज़ें घूम फिर के आएगी, तब भी लगा लोगे। इसीलिए मैं एलिमिनेट सिखा रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम, कहाँ गया, द सॉल्ट बैग ऑल्सो डैश इनटू दी वाटर। देखो सॉल्ट बैग क्या हुआ होगा, पानी में गिरा हुआ होगा। यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ आज सीखने को मिली, आज की स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएगी। देखो बच्चों दो वर्ब होती है, एक वर्ब होती है फॉल, फेल, फॉलन। एक वर्ब होती है बच्चों फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। भाई फॉल होता है अपने आप गिरना, कोई चीज़ गिर रही है, फॉल होता है अपने आप गिरना, कोई चीज़ गिर रही है।
गिर रही है, कैसे गिर रही है, जैसे हेयर फॉल होता है लड़कों को, तो वो चीज़ अपने आप होती है। मैंने तो ऐसे ही रिलेट किया था, हेयर फॉल वो चीज़ अपने आप होती है, तो फॉल मतलब वो अपने आप गिर रहे हैं, उन्हें कोई गिरा नहीं रहा। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। ठीक है, तो ये फॉल वर्ब होती है अपने आप गिरना। और यहीं से एक और वर्ब मेरे पास आती है बच्चों, फेल। फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये होता है जी गिरा देना। किसी को आपने गिरा दिया, धक्का देकर गिरा दिया। तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, वो गधा अपने आप ही गिर गया था या उसे किसी ने धक्का मारा था? कहाँ थे हम? द सॉल्ट डिजॉल्व, एक मिनट, द सॉल्ट बैग ऑल्सो डैश इन द वाटर, वो बैग अपने आप गिरा, उसे किसी ने गिराया थोड़ी था, गिराया नहीं था। तो मैं एक बात तो यहाँ से आज सीख गया बच्चों, फॉलन तो आ ही नहीं सकती थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, फॉलन तो किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकती थी। तो अब कंफ्यूज क्या कर रहा है? कंफ्यूज आपको कर रहा है फॉल, फेल, फॉलन। इस फॉलन को तो मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। अब आई फेल, फेल्ड और फेल्ड, इसके पीछे डी था और ये सेम होती है, ये V1 था और ये V2 था। यानी या तो फेल, फॉल तो आ ही नहीं सकता, फॉल भी होता है अपने आप गिरना, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, V1 है, लेकिन हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे भी एलिमिनेट कर गया। अब मुझे पता लगा या तो फेल आनी थी या ये वाली फेल, दोनों की फॉर्मेशन सेम है, बस मैंने ब्रैकेट में डाला ये V2 है और ये V1 है। तो भाई बच्चों एक बात बताओ, अगर V1 लगा दूंगा तो ये वाली वर्ब बनेगी फेल, और इस फेल का मतलब तो होता है गिराना, तो उसे गिराया थोड़ी, वो सॉल्ट बैग अपने आप गिरा, यानी ये वाली फेल आनी थी, ये वाली V2 आनी थी। इसीलिए मैंने बच्चों यहाँ इस ऑप्शन को चूज़ किया। अब ये मेरे को भी पता है आपने लगा लिया होगा, या मैं नहीं डालता तो भी आप शायद कर जाते, लेकिन इन चीज़ों को बारीकी से समझो तभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी। नेक्स्ट चीज़ कहता है द सॉल्ट डिजॉल्व डैश दी वाटर। अब मुझे पता लगा कोई ना कोई प्रपोजिशन चाहिए थी, प्रपोजिशन चाहिए थी, तो क्या हो सकता है? इनसाइड नहीं होता, इनसाइड ना एक पोजीशन दिखाता है। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे मैं आपसे कोई चीज़ बोल दूँ वेयर इज़ माई पर्स, तो आप कहोगे इट्स इनसाइड योर बैग सर। मैं आपसे बोल दूँ वेयर इज़ योर आई कार्ड, यू कहोगे इट्स इनसाइड माई पर्स। तो वो एक प्लेस बताता है। फोर वैसे भी नहीं आता, बात आई या तो इन की या इनटू की। बच्चों इनटू मोशन दिखाता है एक चीज़ का, द बॉयज जंप्ड इनटू दी लेक, और इन, यहाँ इन प्रपोजिशन आनी थी। और अगर यूं भी नहीं समझ पाए तो यूं सीख लो कि डिज़ोल्व के साथ मैक्सिमम इन ही आती है। यहाँ मुझे ऊपर दिख रहा था, यहाँ मुझे ऊपर डिज़ोल्व दिख रहा था बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ इन प्रपोजिशन को लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम एक बारी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है डिजॉल्व इन द वाटर हैज द बैग बिकम वेरी लाइट टू कैरी, द डोंकी वाज हैप्पी देन द डोंकी स्टार्टेड डैश द सेम ट्रिक एवरी डे। यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। देखो नॉट रिक्वायर्ड तो वैसे ही काट देते, ज़रूरत थी नहीं, प्लेड भी काट देते। भाई अब ना दो चीज़ें आएंगी, या तो टू प्ले या V1 प्लस ING। ये जो टू प्ले होता है बच्चों ये इन्फिनेटिव होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, V1 प्लस ING लगाए या इन्फिनेटिव लगाए। तो यहाँ आज एक चीज़ हम सीख लेते हैं, ये चीज़ अगर समझ आ गई तो बहुत बहुत ही अच्छी बात, और नहीं भी समझ आई तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ थी, इसका थोड़ा सा लेवल अप था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखो समझो, एक चीज़ को समझो, बोल सकता हूँ बच्चों, मैं कहता हूँ आई डिसाइडेड टू वर्क। अब यहाँ वर्क आना था, वर्किंग नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया और अब एक्शन को मैं आगे करूँगा। एक फ्यूचर की सेंस आ रही थी, जब भी इस तरह की सेंस आए ना तो 2+V1 आता है, और जब वो काम हो चुका हो तो फिर आप उसके पीछे वो लगा देते हो, V1 प्लस ING लगाते हो। जैसे मैं बोल दूँ आई स्टॉप्ड वर्किंग, भाई अब मैंने स्टॉप कर दिया काम करना, अब मैं ये चीज़ वर्किंग वाली चीज़ मैं कर चुका हूँ। अगर समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ये वाला कंसेप्ट नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, एक अलग से शीट इस पर डिज़ाइन करेंगे जिसमें इन्फिनेटिव और V1 प्लस ING का डिफरेंस सिखाएंगे। तो यहाँ आना था बच्चों, कहाँ था, कौन सा विलेज था, द डोंकी डैश टू स्टार्ट द सेम थिंग। अब देखो डोंकी ने क्या किया होगा, कहाँ गया, द डोंकी स्टार्टेड, डोंकी ने स्टार्ट किया, अब वो आगे फ्यूचर में इसी चीज़ को कर रहा है, और फ्यूचर की चीज़ जब भी कर रहा है तो 2+V1, यानी द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले दी सेम ट्रिक, हो गया। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इस पर एक स्पेशल शीट डिज़ाइन होगी। ये वैसे भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर स्पेशली हम काम करेंगे भी। द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू डैश ए लेसन टू इट। अब वो क्या करना चाह रहा है बच्चों, वो एक लेसन सिखाना चाह रहा है। देखो डिसाइडेड यानी वो डिसाइड कर चुका, अब वो कुछ चीज़ को आगे फ्यूचर में करेगा, और फ्यूचर में करेगा तो 2+V1 टू टीच ए लेसन,
और यहाँ तो वैसे भी दिख ही रहा था टू था, तो टीच V1 वर्ब लगानी थी। इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन डाला ही नहीं। इसमें अगर टीचिंग डाल देता इस टू को हटा के तो कन्फ्यूज़न होती कि भाई टीचिंग लगाऊं या टू टीच लगाऊं, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा है टू टीच और वो आगे करेगा काम। इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, इसीलिए मैंने इस शीट की एडिंग भी डाली, द जिग्स अप। एक सीक्रेट तरीका, भाई कैसे ये काम करते हैं, क्या डिफरेंस था, इसके ऊपर एक स्पेशल शीट जरूर जरूर बनेगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो कहाँ थे हम? द नेक्स्ट डे ही लोडेड ए कॉटन बैग डैश द डोंकी। यार अब उसने डोंकी के ऊपर क्या किया होगा? डोंकी के ऊपर वो बैग रखा होगा, ऑन दी डोंकी। द नेक्स्ट डे ही लोडेड ए कॉटन बैग ऑन दी डोंकी। अगर नहीं लगा पाए तो ऑप्शंस देख लेते। ऑप्शंस क्या कहता? इनसाइड। इनसाइड तो जब होता जब उस डोंकी को मार के उसके अंदर ही रुई भर देता, तो इनसाइड तो कट गया। इन इन भी नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी डाला। एट द डोंकी नहीं होता, क्योंकि एट जनरली एक लोकेशन बताता है। मैं आपसे बोल दूँ वेयर आर यू, आप कहोगे एट माई होम, ये एक लोकेशन बताता है। और ऑन एक सरफेस दिखाता बच्चों कि एक सरफेस पर चीज़, यानी उसके ऊपर डाल दिया, तो यहाँ आना था ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट डे ही हो चुका, एट्थ देखते हैं। अगेन डैश प्लेड दी सेम ट्रिक। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में एक वर्ब दिखी आपको? प्लेड बिल्कुल दिखी, एक V2 दिखी, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं दिखा। यहाँ आना था एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका आना था? सब्जेक्ट आना था बच्चों प्लेड वर्ब का, तो यहाँ मैं लगाता इट। यहाँ इट दो रीज़न से आया। एक तो मुझे पता था डोंकी, या तो मैं कह देता डोंकी, अगेन डोंकी प्लेड दी सेम ट्रिक, लेकिन ऑप्शंस में इसने डोंकी नहीं डाला। और डोंकी नहीं डाला तो मुझे डमी सब्जेक्ट एनिमल के लिए, या एक डमी सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी, वो था इट। ही मैंने नहीं लगाया क्योंकि ऑथर ने पूरे पैसेज में, पूरी स्टोरी में इट की बात की, वो इसे इट से दिखा रहा है। कई बार अगर वो ही से दिखाता तो मैं उसे ही की तरह ट्रीट करता, उसने इट से दिखाया तो मुझे इट चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ लगा दिया इट। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक होपिंग दैट द कॉटन बैग वुड बी स्टिल बिकम लाइटर। कहाँ गया? बट द डैश कॉटन बैग बिकम वेरी हैवी टू कैरी। कहाँ थे हम? नाइन्थ ऑप्शंस को देख रहे थे क्या? डैम्प। हाँ, अब भाई कॉटन बैग भीग गया, और भीग गया तो ये सारी बातें पास्ट की थी, तो कोई ना कोई V2 चाहिए थी मुझे, तो मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ। डैम्प, डैम्पन, डैम्पन, मैं तो ये वाली वर्ब लगा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, लगा दिया। बट द कहाँ गया? कहाँ गया? द डैश कॉटन बैग बिकम, अच्छा सॉरी, इसके अंदर ना V2 नहीं चाहिए थी, ये द एक आर्टिकल था बच्चों, और ये कॉटन बैग का तो जिक्र ही नहीं, ये कॉटन एक नाउन था, तो यहाँ बीच में कोई एडजेक्टिव चाहिए था, कोई एडजेक्टिव चाहिए था, इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव चाहिए था, और इसीलिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है डैम्पेंड। इसे एडजेक्टिव की तरह काम करवाना था, इसीलिए यहाँ ये ऑप्शन आना था डैम्पेंड का। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है बिकम वेरी हैवी टू कैरी एंड द डोंकी सफर डैश लर्न ए लेसन। अब कौन लेसन लर्न हो गया? किसे सबक मिल गया? देखो ये एक वर्ब थी तो सब्जेक्ट आना था। सब्जेक्ट डोंकी के लिए या तो इट लगा रहा था या डोंकी लगा रहा था। अब मैं ऑप्शंस में चूज़ कर लेता हूँ, जो भी मुझे दिख गया मैं उसे लगा लूँगा। ऑप्शन में क्या कहता है? ऑप्शन में इट कहता है, ऑप्शन में इट कहता है, तो मैं भी इट को चूज़ कर लेता हूँ। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आज की स्टोरी में आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, और जो इन्फिनेटिव वाला और V1 प्लस ING वाला केस था उसको भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ होता है और कहाँ जेरेंड यूज़ होता है, एक स्पेशल शीट उसके ऊपर बनानी ही होगी। अब पढ़ते हैं हम इडियम्स को। देखो एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट और सारी चीज़ें आएंगी, तो हमें इडियम्स भी सीखनी जरूरी है। अभी थोड़ी थोड़ी इडियम्स करेंगे तभी मैं कोई अच्छा क्लोज टेस्ट इस शीट के अंदर डाल पाऊँगा और हम उसे कर पाएंगे। तो एक बार इन इडियम्स को देखते हैं फटाफट। देखो इडियम क्या है? इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। भाई हम सब जानते हैं कि जो मछली है वो पानी के अंदर है, स्कूल में भी सीखा था मछली जल की रानी है। उसको पानी से बाहर निकाल दोगे तो कहते ही था जीवन उसका पानी, तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? एक डिफ़िकल्ट हो जाएगी ना, समथिंग डिफ़िकल्ट, या एक ट्रबल में हो जाएगी वो चीज़, वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। इसीलिए इसका मतलब होता है टू बी आउट ऑफ अ प्लेस या टू बी इन ए ट्रबल, कोई परेशानी की चीज़ या अपनी एरिया से कहीं से बाहर हो गया आप। देखो जो नेक्स्ट इडियम मेरे पास आती है, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। हम कई बार हिंदी में बोलते हैं, चेस्ट का मतलब यहाँ लगाओ आप अपने दिल से। हम कई बार बोलते हैं कि तेरे दिल में कोई बात है, मन में कोई बात है, कोई बोझ है तो मुझे बता दे, अपने आप
को इमोशनली खाली कर ले, बता दे। तो इसका मतलब ही वही होता है कि अपने आप को खाली कर लेना, अपने इमोशंस किसी को बता देना। या कई बार कहते नहीं है, कोई बंदा रोने लग गया क्योंकि बहुत दिनों से भरा हुआ था वो, तो उसने अपने आप को, उस अपने दिल के ऊपर कोई बोझ था उसने उसे हटा लिया, तो वहीं से एडियम बनी गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। इसी एडियम के लिए एक एग्जैक्ट मेरे पास वर्ड निकलता है, वर्ब निकलती है, इसे बोलते हैं पर्ज। पर्ज, देखो पर्ज होता है ना, इस वर्ब का मतलब भी होता है अपने आप को खाली करना। इंसान कैसे भी खाली कर सकता है, भाई रो के अपने आप को खाली कर रहा है, या फिर कई बार जो मेडिसिन्स वगैरह होती है पेट साफ करने के लिए दे देते हैं, उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। खाली करना है अपनी भावनाओं को, या फिर पेट की कोई भी मेडिसिन हो उसके लिए भी यूज़ होता है ये वर्ड। गिव इट ए व्रिल, देखो गिव इट ए व्रिल, भाई इसको तो सीधा सा याद रख लेना, टू ट्राई समथिंग, इसका कोई भी रट्टा नहीं है मेरे पास। टू ट्राई समथिंग, गो डाउन इन फ्लेम्स, देखो फ्लेम्स होती है आग। कोई व्यक्ति आग में कब जाएगा भाई, मर जाता है, यानी जब वो व्यक्ति खत्म हो जाता है पूरी तरह। इसका मतलब ही होता है कि कोई चीज़ पूरी तरह खत्म हो गई। टू फेल सडनली एंड स्पेक्टुलरली, मतलब कोई चीज़ पूरी तरह खत्म हो गई या फेल हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम आती है गो दी एक्स्ट्रा माइल, यहाँ खुद ही कह रहा है एक्स्ट्रा, यानी थोड़ा और चल भाई। एक्स्ट्रा माइल यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, इस इडियम का मीनिंग था। नेक्स्ट सेंटेंस आता है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस आता है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है बच्चों, देखो हैंग मैंने कैसे याद करा था, एक वर्ब थी, मैंने तो वर्ब पढ़ी थी, हैंग हैंग हैंग, किसी को फांसी पे लटका दिया। अब किसी को फांसी होने वाली है तो वो बैठा बैठा क्या कर रहा है भाई, वो इंतजार ही कर रहा है अपनी डेथ का। तो बी पेशेंट, वो कोई पेशेंस रख रहा है। तो इस इडियम का ही मतलब होता है पेशेंस रखना, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ये मीनिंग होता है। देखो इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट टू लेट। इन द निक ऑफ टाइम, यहाँ से एक वर्ड होता है बच्चों निक। निक, इस निक का मतलब क्या होता है, इस निक का मतलब होता है दो तरीके से काम करता है। वर्ब की तरह काम होता है तो कहते हैं टू अरेस्ट, और यह एक क्रिटिकल सिचुएशन, किसी चीज़ का बिल्कुल लास्ट फेज है, क्रिटिकल सिचुएशन। याद करने की बात आई तो मैंने इसे कैसे याद किया था बच्चों, मैंने इस निक को रिलेट किया था निक चैनल से। एक कार्टून का चैनल है निक, बचपन में हम सब देखते ही थे, तो उस निक से मैंने याद करा था भाई इस निक के, जो इस निक चैनल का मालिक है उसे अरेस्ट किया जा रहा है और वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो इसका मतलब ही होता है क्रिटिकल मोमेंट है, या कोई उस क्रिटिकल मोमेंट है, या फिर कोई उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, लेट इन द निक ऑफ टाइम ऑलमोस्ट टू लेट, बहुत देरी से, मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, अब आए वो चीज़। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टेल अ सीक्रेट, इसको मैंने कैसे याद रखा भाई, जादूगर होते हैं अपनी टोपी या अपने बैग में से चिड़िया कबूतर बिल्ली बिल्ली निकालते रहते, तो मैंने ऐसे याद करा कि हमने, किसी बच्चे ने क्या करा, उसके बैग में से पहले ही बिल्ली बाहर निकाल दी, तो उसका सीक्रेट आउट हो गया। हमें पता लग गया इसके बैग में पहले से ही बिल्ली थी, कोई सीक्रेट था ही नहीं। तो टेल ए सीक्रेट, और जनरली होता है अनइंटेंशनली, जनरली यूज़ होता है अनइंटेंशनली, भाई गलती से बता दिया उसने, वो चीज़ गलती से बाहर आ गई। नेक्स्ट इडियम आती है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, इसको मैंने कैसे याद करा भाई, मान लो मैं चिप्स का पैकेट खा रहा हूँ, मेरे हाथ से पैकेट छूट गया, तो अब जो चिप्स होंगी वो इधर उधर गिरेंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस चीज़ का मतलब होता है जैसे चीज़ें हो रही है वैसे होने दो, भगवान की मर्जी से जैसे जो जो चीज़ें हो रही है होने दो। टू लेट समथिंग हैपन नो मैटर इफ़ इट इज़ गुड और बैड, भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते। लूज़ योर मार्बल्स, भाई लूज़ योर मार्बल्स का मतलब होता है टू गो क्रेजी या इंसेन। इस चीज़ को, इस इडियम को मैंने रिलेट किया था, मार्बल होते हैं कंचे, बचपन में हमने भी बहुत खेले। लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है कंचे खेल। आप इसे रिलेट करो कि कोई कंचे खेल रहा है और वो कंचे खेलते खेलते इतना पागल हो गया, सारे दिन कंचे खेल रहा है। टू गो क्रेजी या इंसेन, इंसेन का ही मतलब होता है पागलपन, यानी वो बंदा पागल हो गया। लूज योर मार्बल्स, अपनी उसकी मार्बल्स गुम हो गई और वो पागल सा हो गया। अब टू गो क्रेजी या इंसेन। प्लेन एज अ डे, इसका मतलब भाई इसको तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं थी, इसके अंदर ही दिखा रहा है। प्लेन, प्लेन का मतलब है ऑब्वियस है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट इडियम आती है प्ले सेकंड फिडल। सेकंड फिडल का मतलब होता है बच्चों सेकंड, मुझे दिख गया सेकंड। थ्री इडियट्स का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि दुनिया सिर्फ फर्स्ट नंबर वाले को याद रखती है, सेकंड वाले को कोई भी नहीं पूछता। हम सबको पता है चांद पे फर्स्ट कदम किसने रखा, सेकंड को कोई नहीं जानता, तो सेकंड को कोई भी नहीं पूछता। तो सेकंड का मतलब ही हो गया कि आप एक कम इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो। फर्स्ट को सारे पूछेंगे, आपको कम लोग पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता, तो इसका मतलब ही होता है टू बी लेस इंपॉर्टेंट या टू बी इन अ स्टेट ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, जहाँ आपकी इंपॉर्टेंस कम है, आप उस पोजीशन पर हो फिलहाल।
अगली चीज़ आती है भाई, पुट योर फुट इन योर माउथ। इसका मतलब होता है, कहते हैं ना, हद से ज़्यादा बात मत कर भाई, कोई चीज़ ज़्यादा ही बोल दी, इतना तेरे को बोलना नहीं चाहिए था। तो पुट योर फुट इन योर माउथ, ये इसका ये मतलब होता है। याद कैसे रखोगे भाई, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा बोल रहा है तो मैं उसे क्या कह रहा हूँ, पुट योर फुट इन योर माउथ की बस बस चुप हो जा, अपना जूता अपने मुंह में डाल ले, नहीं तो फिर मेरे जूते खाएगा तू। इस तरीके से मैंने रिलेट किया था इस वर्ड को। अब आता है पुल योर सेल्फ टुगेदर। भाई पुल योर सेल्फ टुगेदर, योर सेल्फ का मतलब तो हम खुद। तो हमारे अंदर बच्चों दो चीज़ें होती है, एक हमारा हार्ट होता है और एक हमारा ब्रेन होता है। और ज़्यादातर लोगों के ये दोनों चीज़ें अलग अलग काम करती है। भाई ब्रेन कुछ कहता है, हार्ट कुछ कहता है, कभी हार्ट की सुनते हैं कभी ब्रेन की, फंसे रहते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ खींच ले, पुल योर सेल्फ टुगेदर, हार्ट और ब्रेन को एक साथ खींच ले, तो हम एक मेंटल पीस, एक काम डाउन, एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब होता है काम डाउन एंड बिहेव नॉर्मली। इस तरीके से इन इडियम को मैंने रिलेट किया था। इसी तरह से रिलेट करते, इसी तरह से इडियम्स याद रखी जाती हैं। देखो अगला वर्ड मेरे पास आया सिक एंड टायर्ड। भाई सिक बीमार भी और थका भी, यानी इरिटेट है किसी चीज़ से, टू बी बोदर्ड, एनोयड या फिर इरिटेटेड। नेक्स्ट इडियम आती है बच्चों स्लिप ऑन इट। देखो स्लिप का मतलब होता है सोना। मैंने इसे कैसे याद किया था भाई, मैं गद्दा लेने गया बाजार में, तो मैं स्लिप ऑन इट उसे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस गद्दे के ऊपर सो पाऊंगा। यानी टू थिंक फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा सोच लो। टू थिंक अबाउट समथिंग फॉर ए वाइल फॉर मेकिंग ए डिसीजन। नेक्स्ट इडियम मेरे पास आती है, सेशन बहुत लंबा हो गया, स्नग एज ए बग इन ए रग। देखो स्नग एज ए बग इन ए रग, बग तो आपको पता है, कई बार कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ जाता है तो वो कहता है बग आ गया इसके अंदर। स्नग, स्नग को मैंने याद किया था भाई, इसके अंदर मुझे नग दिखा, मैंने कहा सारे नग, सारे नग इसके पास है, तो ये कंफर्ट सिचुएशन में है। स्नग का मतलब ही होता है टू बी इन ए कंफर्ट सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन। स्नग एज ए बग इन ए रग का मतलब होता है वार्म एंड कोजी कंटेंट, एक बढ़िया गर्म सा एनवायरनमेंट और बंदा कंफर्ट सिचुएशन में है। नेक्स्ट इडियम मेरे पास आई बच्चों, स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप योर गेम, देखो हम हिंदी में भी बोलते हैं कि अब तो मैं दिखाऊंगा इसको खेल क्या होता है, यानी अब मैं अपनी असली चीज़ परफॉर्म करूंगा। इसका मतलब ही होता है टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। नेक्स्ट इडियम आती है, ये इडियम्स करनी बहुत ज़रूरी है वरना क्लोज टेस्ट नहीं लग पाएगा। और क्या आता है भाई, स्टिक योर नोज इन टू समथिंग। देखो हम बोलते हुए किसी चीज़ में भाई इसमें टांग मत अड़ा, तो ये कैसा बंदा है, ये अपनी नाक अड़ा देता है। नाक अड़ा रहा है मतलब इधर उधर झाँक रहा है दूसरों के मैटर में। टू इंटरफेयर समवन और इन टू इंटरफेयर इन समवंस लाइफ और समथिंग, टेक इट ईजी। नेक्स्ट इडियम, अच्छा एक छूट गई, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ को भाई सीधा सीधा याद रख लेना, बहुत ही थोड़े मार्जिन से नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम दी पर्सन इन्वॉल्व, जिस पर्सन, जो पर्सन इन्वॉल्व है डायरेक्टली उससे चीज़ आनी। स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ, इसको याद रख लेना, इसका कोई लिंक वर्ड नहीं बना। टेक इट ईजी का मतलब ही होता है रिलैक्स। हम कहते हैं टेक इट ईजी, कोई गुस्सा हो उसे कह देते हैं भाई टेक इट ईजी, कि इतना क्यों हाइपर हो रहा है, आराम से लेना इसको, आराम से समझ इस बात को, टेक इट ईजी, रिलैक्स। नेक्स्ट इडियम मेरे पास आती है टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग, भाई आइसबर्ग क्या होती है, ये एक समुंदर है बच्चों, इसके नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन इसके बाहर वो सिर्फ इतना सा दिख रहा है। अब यहाँ से कोई बोट आ रही है उसे तो ये इतना सा ही लगा, लेकिन नीचे तो इतना बड़ा था, या इसे इतना दिखा हुआ, इतना बड़ा पहाड़ है। यानी समस्या असल में इतनी बड़ी है, जितनी हमें दिख रही है उससे कई गुना बड़ी। इसका मतलब ही होता है द स्मॉल ईजिली विजिबल पार्ट ऑफ ए लार्जर प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ, टू नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज। भाई ट्री के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका वुड। अब पेड़ के अंदर आप लकड़ी को ही नहीं देख रहे तो आप क्या देख रहे हो, लकड़ी नहीं होगी तो पेड़ ही नहीं होगा। जब आप वुड को नहीं देख रहे तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है डोंट गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भाई छोटी मोटी चीज़ों पर इतना ध्यान दे दिया कि सबसे मेन चीज़ रह ही गई। इसके अलावा नेक्स्ट इडियम मेरे पास आई बच्चों, अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल। अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल का। देखो क्रीक होती है एक खाई, क्रीक होती है एक खाई या खाड़ी या कोई पतला सा रास्ता। मैंने इसे कैसे याद किया था, जब मैं तैयारी करता था मैंने इसे ग्रीक से रिलेट किया। मैंने यूं रट्टा लगाया था भाई, यूं लिंक बनाया, ग्रीक को क्रीक में फेंक दो, यानी ग्रीक को पहाड़ियों पे फेंक दो। भाई ग्रीक वाले इजिप्ट वाले थे, उनको अपने हिटलर ने बहुत फेंका पहाड़ियों से, तो ग्रीक को पहाड़ियों में फेंक दो। ग्रीक को क्रीक से रिलेट किया। अब ये कह रहा है अप ए क्रीक, आप एक खाड़ी में हो विदाउट ए पैडल, और आपको कोई साइकिल दे दी जिसके अंदर पैडल भी नहीं है। पैडल नहीं है तो क्या होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो साइकिल अपने आप चल रही है। अब खाई से ढलान से उतर रहे हो और ऐसी साइकिल पर बैठे हो जहाँ पैडल ही नहीं है,
तो आगे की जर्नी कैसी होगी बच्चों, बहुत डिफ़िकल्ट होगी, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन या एक बैड सिचुएशन। तो बच्चों ये थी आज की शीट, आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं समझ आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। थैंक यू फ्रेंड्स।